बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खुशी की इंतहा न थी, क्योंकि एक ही घर से मेरी तीनों बहुएं आ रही थीं और सारी एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। लेकिन घर आते ही उन्होंने सारे शीशे उतार दिए और बोली, शीशा देखना गुनाह है। अब वो हर वक्त मेरी खिदमत करती रहती। जब भी कोई मेहमान आता निकाब ओढ़ लेती, चाहे औरत हो या मर्द। जब एक दिन मेरी सहेली जिद करने लगी कि उसे मेरी बहू देखनी है, तो मैं बिना बताए अचानक उसे बहू के कमरे में ले गई। लेकिन वो बहू को देखते ही चीखने लगी। मुझे कुछ समझ ना आया, पर जो ही उसने फोन का कैमरा खोलकर मेरे सामने किया, मेरी भी जान निकल गई कि मेरा नाम फरहत है। मैं आज आपको अपनी चांद सी बहुओं के मुतालिक रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रही हूँ कि वो शीशों पर कपड़ा क्यों डाल कर रखती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि मैं जवानी में बीवा हो चुकी थी। अल्लाह ने मुझे 3 बेटों से नवाजा था, मगर तीनों अभी बहुत छोटे थे। वो तो स्कूल जाते थे, मगर रिश्तेदारों ने मुझसे ताल्लुक खत्म कर लिया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि एक जवान जहां औरत क्या करेगी, अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी। पहले पहल में बहुत डरपोक हुआ करती थी, जरा सी तेज हवा से डर जाया करती थी। मगर जब मेरा वजूद आंधियों की जद में आ गया, तो मैंने उनसे मुकाबला करना सीख लिया था। मैंने घर से बाहर कदम निकालने का फैसला किया था। अब मैं एक निजी स्कूल में पढ़ाने लगी थी। तनख्वाह तो वाजबी सी थी, मगर स्कूल वालों ने मुझ बेवा पर इतना करम किया था कि मेरे तीनों बेटों को मुफ्त तालीम दी थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरे बच्चों की तालीम ही थी। जूं जूं वक्त गुजरता गया और बच्चे बड़े होते गए, तो उन्हें भी घर के हालात पता चल गए थे। मेरे बेटे अपनी तालीम के खर्चात खुद उठाने लगे थे। वो कॉलेज में तालीम तो हासिल करते थे, मगर फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर अपने खर्चात खुद उठाने लगे थे। अब मेरे बच्चे जब अपनी तालीम हासिल कर चुके और बड़े बड़े ओहदों पर लग गए, तो मेरे रिश्तेदारों को अचानक से फरहत की याद सताने लगी थी। सब बहाने बहाने से मेरे घर के चक्कर लगाने लगे थे। मैं उन लोगों का मकसद बखूबी समझती थी। अब जब मेरे घर में पत्थर लग गए थे, तो पत्थर दिल रिश्तेदारों के दिल भी पिघल गए थे। सबसे पहले तो मेरे बच्चों की फुप्पो को याद आई थी। मेरे गले लगकर खूब रोती रही और फिर कहने लगी, मुझे तो सबसे बड़े बेटे यासिर में अपने मरहूम भाई की झलक नजर आती है। दिल चाहता है कि इसको अपने दिल का टुकड़ा अपनी तहमीना दे दूं। मैं तब बोली, बाजी, जब मेरे बच्चे छोटे थे तब आपको इनमें अपने भाई की झलक नजर क्यों नहीं आती थी? आपका अपना खून थे, छोटी छोटी चीज के लिए रोते थे। तब उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मैं तो अपने कंजूस शौहर की वजह से पीछे हट गई थी, वरना दिल चाहता था इनकी मदद करूं। मैं मुस्कुराकर बोली, बाजी, कंजूस शौहर ने ये तो नहीं कहा होगा ना कि फरहत के साथ एक जुमला भी हमदर्दी का नहीं बोलना? तब वो लाजवाब हो गई थी, मगर मुझे उनके लाजवाब होने से कोई खुशी हासिल नहीं हुई थी और ना ही दिल को कोई सुकून मिला था। जब इस तंज के बदले मुझे कुछ हासिल ही नहीं हुआ, तो मैंने तंज करना भी छोड़ दिया था। मैंने सोच लिया था कि अपने घर आने वाले रिश्तेदारों को खुले दिल से कबूल करूंगी, मगर अपने बेटों की शादी खानदान से बाहर करूंगी। जिस तरह से मुझे खानदान वालों ने मुश्किल में छोड़ा था, मुझे उनकी बेटियों से भी किसी किस्म की अच्छी उम्मीद नहीं थी। खैर, मैंने सबसे पहले अपने बड़े बेटे यासिर के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी थी, और तब मुझे समझ आया था कि लोग घर की परी लड़कियों को तरजीह क्यों देते हैं। यहाँ तो ये हिसाब था कि लोग सोने का कहकर पीतल दिखा दिया करते थे। हर तरफ धोखा ही धोखा था। लोग चाहते थे कि वो किसी तरह मुझ सादा सी औरत को उल्लू बनाकर अपनी बेटियों की शादी कर दे। खैर, बहुत छानबीन करने के बाद अब मैं थकने लगी थी। मैंने सोचा कि अभी तो एक बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ और मेरी ये हालत है, तीनों के लिए लड़कियां ढूंढती ढूंढती तो मैं थक जाऊंगी। तब एक रिश्ते कराने वाली औरत हमारे घर आई थी। सिद्रा कहने लगी, फरहत, तेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है, अपना कमाता है, तुझे जहेज की तो कोई लालच नहीं है ना? मैंने नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, बहन सिद्रा, मुझे जहेज की जरूरत नहीं है, बस मेरे बेटे के लिए तू चांद सी लड़की ढूंढ दे। वो बोली, समझो तुम्हारा मसला हल हो गया है। एक बहुत ही प्यारी सी लड़की मिल गई है, तुम कल तैयार रहना, हम दोनों जाकर दिखाएंगे। मैं रजामंद हो गई थी। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर सिद्रा हमारे घर पहुंच गई थी। हम दोनों मिलकर एक घर चली गई थी। घर बहुत ही गरीब से इलाके में था। तंगो तारीख सी गलियों से गुजरकर हम दोनों एक घर तक पहुंच ही गई थी। सिद्रा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो तकरीबन मेरी ही उम्र की एक औरत घर से बाहर आ गई थी। सिद्रा ने अपना मुद्दा बताया तो वो औरत बड़ी खुश हो गई थी। जल्दी से दरवाजे से हट गई और बोली, आ जाए आ जाए। हम घर में दाखिल हो गए तो कहने लगी, बहन, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी 3 जवान बेटियां हैं। मैं चाहती हूँ कि इनकी शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए। मैं सीधी सादी सी औरत हूँ, मुझे फरेबकारियां नहीं आती। मैं आपके सामने अपनी तीनों बेटियां ले आती हूँ। आपको अपने बेटे के लिए जो लड़की मुनासिब लगे वो ले लें।
मुझे उस औरत की सादगी ने मुतासिर किया था। और फिर वो अपनी तीनों बेटियां ले आई तो मैं उनकी तरफ देखकर दंग रह गई थी। वो तीनों बहनें एक से बढ़कर एक थी। ऐसा लगता था जैसे खिलता गुलाब हो। कोरी चिट्टी रंगत, गुलाबी गाल, खूबसूरत आंखें, और उनमें बहुत ज्यादा सलीका भी था। मैंने उनको अपने पास बिठा लिया था। एक का नाम बीनिश, दूसरी का नाम महविश और तीसरी का नाम महजबी था। मैंने सिद्रा के कान में कहा, मुझे तो तीनों लड़कियां बहुत पसंद हैं। दिल चाहता है कि तीनों को ही अपनी बहुएं बना लूं। जब ये बात सिद्रा ने लड़कियों की वालदा से कही तो उनकी खुशी तो दीदनी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी, अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी कि अल्लाह ने मेरी किसी नेकी का मुझे ही अजर दिया है। मैं उन लड़कियों की तस्वीरें लेकर अपने घर आ गई थी। मैंने अपने बेटों को जब वो लड़कियां दिखाई तो वो भी खुशी खुशी राजी हो गए थे। जहां तक मेरी बात है तो मैं तो खुशी से फूले न समाती थी। मेरे तीनों बेटों के लिए हीरे जैसी लड़कियां मिल गई थी। मैं गई एक बेटे के लिए थी, मगर मेरी खुशनसीबी कि मैं सरशार लौटी थी। मैं अगले ही दिन जाकर ये रिश्ता पक्का कराई थी। मैंने उस औरत को तैयारी के लिए 1 महीने का वक्त दिया था और साथ ये भी कह दिया था कि मुझे जहेज नहीं चाहिए। वो बहुत खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी थी। मैंने घर आकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मेरे तीनों बेटे बहुत खूबसूरत और अच्छे थे। मैं शादी उनके शाया निशान करना चाहती थी। जब मेरे बेटों की शादी का पता खानदान वालों को चला तो उन पर तो जैसे बम ही गिर गया था। हर कोई सर पकड़कर बैठ गया। सबके अरमानों पर बर्फ गिर गई थी। सब बारी बारी मुझसे पूछगछ करने के लिए आ रहे थे और मैं सबको सीना तान कर कहती कि मैंने अपने बेटों के लिए चांद सी लड़कियां ढूंढी हैं। मैं उनकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। मगर एक दिन मेरी समधन का फोन आया। वो कहने लगी, बहन, मेरी बच्चियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं, एक बार इनसे आकर मिल जाएं। मैं बहुत परेशान हो गई कि न जाने उन्होंने मुझे क्या कहना है। मैं जब गई तो बड़ी लड़की बेनिश अपनी दूसरी बहनों की भी तर्जुमान बन गई थी। वो कहने लगी, आंटी, हम जरा मजहबी सी हैं। हम नहीं चाहती कि शादी में ज्यादा लोग शिरकत करें। जितने लोग आएंगे वो दुल्हनों की तस्वीरें भी बनाएंगे और यूं हमारी तस्वीरें न जाने कैसे कैसे लोगों तक पहुंच जाएंगी। आप जिस कदर मुमकिन हो शादी की तकरीब मुख्तसर रखें। मैं बोली, बेटी, मैं अपने बच्चों से बात करके बताऊंगी। मैं घर गई तो उनके बारे में सोचने लगी थी। किसी ने सच ही कहा था कि अपनी बेटी की शादी गरीब घराने की लड़की से करनी चाहिए, क्योंकि वो लड़कियां बहुत सुलझी हुई और साबिर होती हैं। अगर उनकी जगह कोई और लड़कियां होती तो अपने रिश्तेदारों और सहेलियों में नाम करने के लिए मुझसे तकाजा करती कि शादी बहुत ग्रैंड होनी चाहिए, 2-2 लाख के लहंगे पहनने हैं, मुल्क के नामवर शादी हॉल में फंक्शन करना है। खैर, जब मेरे बेटे घर वापस आए तो मैंने उनसे ये बात कह दी थी। वो बहुत खुश हुए। कहने लगे, अम्मी, लड़कियों की बात ना मानने के लिए हमारे पास कोई माकूल वजह नहीं है। मैंने शाम में ही फोन करके उन्हें खुशखबरी सुना दी थी कि मेरे बेटे ये शादी सादगी से करने के लिए मान गए हैं। मेरी होने वाली बहुएं बहुत खुश हो गई थी। खैर, वक्त तेज रफ्तारी से गुजरता रहा और वो दिन भी आ गया जब वो प्यारी सी लड़कियां मेरी बहुएं बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं उन्हें उनके कमरे में छोड़ाई और अपने कमरे में आकर इबादत में मशगूल हो गई थी। ये दिन मेरी जिंदगी का खुशगवार तरीन दिन था। मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर यही दुआ करती रही कि वो मेरी बहुओं को नेक करे। अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल कर ली थी। सुबह उठी तो मुझसे पहले ही मेरी तीनों बहुएं उठ चुकी थीं। घर में खूब चहल पहल थी। वो तीनों अपने अपने शौहरों को नाश्ता करवाने के बाद अब घर भर की सफाई कर रही थी और मैं ये सब देखकर ज़ेरे लब मुस्कुरा दी थी। एक अजीब चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि मेरी बहुओं ने घर के तमाम शीशों पर कपड़े डाल रखे थे। मैंने बीनी से पूछा, ये कपड़े क्यों डाल रखे हैं? तो वो कहने लगी, आंटी, आईना देखना गुनाह है। मैं मुस्कुरा दी थी और बोली, नहीं मेरी बेटी, आईना देखने में कोई बुराई नहीं है। जाओ, तुम अपना काम मुकम्मल करो। वो उठकर चली गई। मैंने शादी के पहले ही दिन उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया था। खैर, वो काम से फारिग हुई तो मैंने तीनों को कह दिया था कि आपसे मिलने के लिए लोग आएंगे, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाएं। वो तैयार होने चली गई तो मैंने अपने बेटों को अपने पास बुला लिया था। मैंने बारी बारी तीनों से उनकी बीवियों के मुतालिक सवालात पूछे थे। मेरे तीनों बेटे बेहद खुश थे और उन्हें मसरूर पाकर मैं भी अंदर से सरशार हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही मेरी बहुएं तैयार होकर आईं तो मैं नजर झपकना भूल गई थी। वो बेशक बहुत हसीन थी। मेरे बेटे तो अपनी बीवियों के दीवाने हुए चले जा रहे थे। दिन ढला तो मेरे रिश्तेदारों का तांता बन गया था। सभी देखना चाहते थे कि आखिर मैं उनकी बेटियों को छोड़कर कैसी लड़कियां लाई हूं जिनमें कोई सुरखाब का पड़ लगा हुआ है। खैर, सबसे पहले तो मेरी नंद आई थी। मेरी बहुओं ने उसे देखते ही पर्दा कर लिया था और मैं उनकी इस हरकत पर हैरान हुई थी।
मेरी नंद ने भी मुझे शाकी निगाहों से देखा था। वो तो यही समझी थी कि शायद मैंने उनसे यही कह रखा है कि मेरे रिश्तेदारों के सामने मुंह ढांपना है। खैर, जब मेरी नंद गई तो मैंने अपनी बहुओं से पूछा कि तुम तीनों ने एक औरत से पर्दा क्यों किया। तो वो कहने लगी, हमें किसी को अपना चेहरा दिखाने की आदत नहीं है। हम तीनों बहनें बहुत हसीन थीं। सर पर बाप का साया भी नहीं था और ना ही कोई भाई था जो हमारी हिफाजत करता। इसीलिए अम्मी हमें हर वक्त पर्दा करने का कहा करती थी। हमारे घर कोई मर्द आता या औरत, हम पर्दा कर लिया करती थी। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। न जाने ये यतीम बच्चियां किस कर्ब से गुजरी होंगी। मैं बोली, बेटियों, अब तुम तीनों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब अल्लाह के फजल से तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ हैं, वही तुम लोगों की हिफाजत करेंगे। मेरी बहुएं मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। सबसे छोटी माँ जबी बोली, आंटी, हम आपके रंग ढंग में ढलने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे घर में तो खुशियां ही खुशियां थी। मेरे बेटे खुश थे, मेरी बहुएं अच्छी थी, रावी चैन ही चैन लिखता था। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि ये खामोशी, ये सुकून अपने अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। खैर, मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को लेकर हनीमून पर चले गए थे। अब मैं सारा सारा दिन घर में फारिग पड़ी रहती। इसीलिए सोचा कि जब सारे रिश्तेदार मेरे घर आने लगे हैं तो मुझे भी वहां जाने में क्या मुज़ायका है। मैं भी उनके घर जाने लगी थी। लेकिन मेरे रिश्तेदार जैसे पहले थे वैसे ही अब भी थे। मैं अपनी देवरानी और जिठानी के घर गई तो उन्होंने मेरी आमद पर खुश क्या होना था। वो तो मुझे देखकर अजीब अजीब सी बातें करने लगी थी। वो हंसने लगी और कहने लगी, फरहत तो इस सदी में न जाने कौन से नमूने उठा लाई है। इसकी बहुएं तो औरतों से भी पर्दा करती है। मेरी देवरानी बोली, मान ना मान फरहत, तेरी बहुओं में कोई ना कोई नुक्स तो जरूर है जो तू हमसे छुपाए फिर रही है। मैंने जल्दी से नफी में सर हिलाया था। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, मेरी बहुएं तो चांद का टुकड़ा है। उनके हुस्न के आगे तो सब हीच है। वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखकर फिर से हंसने लगी थी। वो बोली, क्या पता हमसे तुम क्या छुपा रही हो। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई थी, इसीलिए वहां से उठकर अपने घर आ गई। मैं सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि कहीं मैंने गरीब घराने से लड़कियां ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या आप वो उम्र भर मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा और रुस्वा करती रहेंगी। ये सोचकर मुझे अजीब सी कोफ्त होने लगी थी। मैंने उठकर घर के तमाम शीशों से पर्दे उतार फेंके थे। मैं गुस्से से हाँफने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि जब मेरी बहुएं घर वापस आएंगी तो मैं उनकी खूब क्लास लूंगी और उन्हें मना करूंगी कि मुझे ये चौंचले पसंद नहीं। मेरे रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से मिलना होगा। खैर, मेरा सारा दिन इसी गुस्से में गुजर गया था। अगले दिन मुझे ये इत्तला मिली कि मेरी नंद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वो अपने घर आ गई है। मुझे बहुत हैरत हुई कि उसे हुआ क्या था और आखिर वो अस्पताल गई कैसे। इसीलिए मैं उसकी आयादत के लिए उसके घर चली गई थी। वहां जाकर मुझे इल्म हुआ कि मेरी नंद के घर तो डाका पड़ा था। उसके तमाम जेवरात और नकदी वो लोग लेकर फरार हो गए थे और बस इसी चीज का सदमा उसने दिल पर ले लिया था। हार्ट अटैक हो गया था उसे। अब वो सेहतियाब होकर अपने घर वापस आ चुकी थी। मैं उधर बैठकर सोचने लगी थी कि ये चीजें और नकदी जो चोरी हो गई है ये तो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इस मालो दौलत ने ना तो मेरी नंद को इस दुनिया में कोई खुशी दी थी और ना ही उसे आखिरत में इससे कोई आसानी मिलने की उम्मीद थी। अगर वो अपनी दौलत में से थोड़े से पैसे मेरे यतीम बच्चों पर लगा देती तो अल्लाह इस दुनिया में भी उसे बहुत देता और आखिरत के लिए भी इनाम बचा कर रखता। खैर, मैं उसकी आयादत करके घर वापस आ गई थी। कुछ दिनों बाद मैं फिर से उसके लिए फ्रूट वगैरह लेकर गई थी और मुट्ठी में छुपाकर 5-5 हज़ार के चंद नोट भी उसके हाथ पर रख दिए थे। वो मेरे इस हुस्न अखलाक से बहुत मुतासिर हुई थी। कुछ दिन बाद मेरे बेटे और बहुएं घर वापस आ गए थे। घर भर में फिर से रौनक लग गई थी। कुछ दिन ठहर कर मेरी नंद फाखरा मेरे घर आई थी। वो कहने लगी, बहन, तुमने तो अपनी बेटों की शादी पर मदु नहीं किया, मगर मेरा तो फर्ज बनता है ना कि उनके लिए चंद तोहफे जरूर लेकर आती। फाखरा मेरी बहुओं के लिए कपड़े लेकर आई थी। मेरी बहुएं फाखरा के सामने भी नकाब करके आई थी और मैं अंदर से कुड़ती रह गई थी। जब फाखरा जाने लगी तो बोली, बहन, एक बात कहूं, नाराज नहीं होना। पूरे खानदान वाले इन लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, तुम इनकी शक्ल सबको क्यों नहीं दिखा देती। मैं चुप ही रही और वो चली गई तो मैंने अपने बेटों को अपने कमरे में बुलाया था। मैंने सारे हालात उनके सामने रख दिए और उनसे कहने लगी, तुम लोगों की बीवियों की वजह से पूरे खानदान में मेरा बहुत मजाक उड़ रहा है। इसीलिए अपनी अपनी बीवियों को समझाओ कि वो औरतों से पर्दा करना छोड़ दे। मेरी बात सुनकर मेरे बेटे भड़क गए थे। वो कहने लगे, अम्मी, आप किन रिश्तेदारों की बात कर रही हैं जिन्होंने अब्बू की वफात के बाद
पलटकर हमें देखा भी नहीं। उन्हें कभी इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि कहीं हम भूखे पेट तो नहीं सो रहे। अम्मी, आप ऐसे रिश्तेदारों से किनारा कशी कर लें तो आप फायदे में ही रहेंगी, वरना यूं ही वो आपका जहनी सुकून बर्बाद करते रहेंगे। मेरे बेटे तो चले गए थे, मगर मैं उनकी बातें सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। वो सच ही तो कह रहे थे। इसीलिए मैंने रात के अंधेरे में ये फैसला किया था कि मैं उन लोगों से मेल मिलाप छोड़ दूंगी। मगर जैसे ही सुबह हुई तो मैं फिर से उन्हीं लोगों के लिए तरसने लगी थी जिन्होंने उम्र भर हमारा साथ नहीं दिया था। मैं नाश्ता वगैरह करके बैठी तो मुझे फरखंदा की कॉल आ गई थी। वो कहने लगी, फरहत, तुमने अपनी बहुओं से बात की? वो कब अपने चेहरे सबके सामने लेकर आएंगी? एक तो मैं अपनी नंद के सवालात और जवाबात से चिढ़ गई थी। वो कहने लगी, मेरा बीनिश को देखने को बहुत जी चाहता है। मेरा भतीजा लाखों में एक है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम उसके लिए कैसी लड़की लाई हो। मैं जानती थी कि फाखरा ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि उसने यासिर के लिए अपनी बेटी का नाम खुद लिया था और मैंने उसे छोड़कर बीनिश को बहू बना लिया था। अब वो इन दोनों का तकाबुल करना चाहती थी। मैंने सोचा कि किसी न किसी तरह फाखरा को अपनी बहू दिखाकर अपने सर से इस परेशानी को तो टाल दूं। इसीलिए मैं बोली, बाजी, आप घर आ जाएं, मैं आपको दिखा देती हूँ यासिर की बीवी। मैंने सोच लिया था कि अपनी बहुओं को धोखा दूंगी और खुद उनके कमरे में जाने के बजाय फाखरा को भेज दूंगी। मेरी नंद तो शायद इस मौके की तलाश में ही थी। मेरे एक बार बुलाने पर ही वो मेरे घर दौड़ी चली आई थी। मैंने फाखरा को घर पर तो बुला लिया था, मगर ये भूल गई थी कि आज तो इतवार है और मेरे तीनों बेटे घर पर मौजूद हैं। खैर, मेरी नंद मेरे पास आकर बैठ गई। उस वक्त तीनों बहुएं एक कमरे में ही जमा थी। मैंने कमरे पर दस्तक दी तो माँ जभी की आवाज आई। वो बोली, कौन? मैं बोली, बेटी मैं हूँ। बीनिश जल्दी से बोली, आंटी आ जाए। मैंने आंख दबाई और फाखरा से बोली कि तुम चली जाओ कमरे में। अभी वो कमरे में गई ही थी कि मुझे फाखरा की चीखने की आवाज सुनाई दी थी। मैं भागकर वहां गई तो देखा कि फाखरा तो मेरी बहू पर चढ़ दौड़ी है। उसने बीनिश को पकड़ा हुआ था और गुस्से से कह रही थी, अच्छा तो तुम हो यहाँ? मुझे तो तुम्हें देखते ही शक हो गया था। मेरा सारा घर लूट कर भी तुम्हें सुकून नहीं आया? बीनिश की चीखें सुनकर मेरे बेटे भी वहीं पर आ गए थे। मैं बोली, बाजी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी नंद बोली, फरहत, मेरे जो जेवरात चोरी हुए हैं वो इसी लड़की ने की है। यासिर अपनी बीवी के मुतालिक ऐसी बात सुनकर गुस्से में आ गया था। वो बोला, फुप्पो, आप जाए यहां से। फाखरा को भेजने के बाद यासिर बोला, बेनिश, ये मेरी फुप्पो क्या कह रही थी? बेनिश रोने लगी थी। वो बोली, उन्होंने जो भी कहा है सच कहा है। दरअसल हम तीनों बहनें नहीं हैं। हम तीनों एक गैंग का हिस्सा हैं जो डकैती और दीगर कार्रवाइयों में मुलविस है। मैं और मेरी एक सहेली इस औरत के घर बर्तन बेचने वाली बनकर गए थे। उन्होंने हमें घर के अंदर बुला लिया। मैंने और मेरी सहेली ने इनके मुंह पर बेहोशी की दवा छिड़ककर इन्हें बेहोश कर दिया और खुद बड़ी महारत से इनके घर का सफाया करके भाग गई। हमारा मालिक हमसे बहुत राजी हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मेरी तस्वीर जगह जगह लगाई जाने लगी थी। शायद मैं किसी सीसीटीवी कैमरे में आ गई थी। मालिक ने मुझे कुछ अरसे के लिए रूपोश होने का कहा था। इससे कबल भी वो हमारी गैंग की कई लड़कियों को रूपोश कर चुका था। किसी लड़की को पुलिस से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता था कि उसकी शादी कर दी जाती। इसीलिए मेरी शादी भी कर दी गई। और ये दोनों मेरी बहनें नहीं हैं, ये भी मेरे गैंग में मुलविस हैं। इन्हें भी रूपोश करना था, इसीलिए इनकी शादी भी यहीं हो गई। मैं और मेरे बेटे तो बिनिश की बातें सुनकर ही तंग रह गए थे। मेरे तीनों बेटे अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बीवियों को देखते रहे थे। मैं बोली, तुम तीनों मेरे बेटों से तलाक लेकर अपना काम फिर से शुरू कर देना चाहती हो क्या? सबसे छोटी माँ जबी ने नफी में सर हिलाया था। वो बोली, नहीं नहीं आंटी, मैं तो अपने शौहर खुर्रम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस जैसा जवाब ही बाकी दोनों लड़कियों ने भी दिया था। अब सारा फैसला मेरे बेटों के हाथ में था। खुर्रम बोला, मैंने तुम्हें माफ किया बेनिश। यूं ही बाकी दोनों बेटों ने भी अपनी अपनी बीवियों को माफ कर दिया था, लेकिन फाखरा ने पूरे खानदान में मेरी बहू के मुतालिक गलत बातें मशहूर कर दी थी। यासिर कहने लगा कि आखिर कब तक तीनों पुलिस से छुप छुप कर जिंदगी गुजारोगी? तुम तीनों जरा हौसला दिखाकर थाने जाकर वादा माफ गवाह बन जाओ और बाकी शहरियों को अपने गैंग से बचा लो। उन्हें यही हल मुनासिब लगा, इसीलिए उन्होंने इस पर अमल भी किया। आज मेरी बहुएं इस मुल्क की इज्जतदार शहरी हैं। वो हर जगह इज्जत की निगाह से देखी जाती हैं, सिवाय मेरे रिश्तेदारों के, और अब उनकी परवाह करना मैंने छोड़ दी है। हम सब की जिंदगियों में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनके मयार पर पूरा उतरने के लिए हम अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देते हैं, मगर आखिर में पता चलता है कि हमारी जिंदगी की कहानी में उन लोगों की तो कोई अहमियत थी ही नहीं। असल रिश्ता तो बंदे और रब का होता है। हमें चाहिए
कि हम इंसानों को नहीं बल्कि अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। फकत तभी हमारी जिंदगी जन्नत सी बन सकती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।